आज हम लोग जो पार्ट पढ़ेंगे कैपेसिटर का उसमें ये सीखेंगे कि जो डाइलेक्ट्रिक होती है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, कैपेसिटर की प्लेट्स उसको किसी फोर्स से अट्रैक्ट करती है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है और कैसे निकाला जाता है, इस वाले पार्ट को हम आज सीखते हैं। ठीक है, तो हम हेडिंग ये दे सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन डाइलेक्ट्रिक by plates of capacitor। हम लोग थियोरेटिकली ये मानते हैं कि कैपेसिटर की प्लेट इनफाइनाइट साइज की है, तभी हम ऐसा मान पाते हैं कि अगर कैपेसिटर की प्लेट इनफाइनाइट साइज की होती है, हम ये अजम्पशन लेते हैं, बनाते हैं हम फाइनाइट है, बट होल हम लोग थियोरेटिकली उसको इनफाइनाइट साइज मानते हैं। और इनफाइनाइट साइज की जब हम प्लेट मान रहे होते हैं, ये इन्फिनिटी तक इधर चला गया है, इन्फिनिटी, सिमिलरली इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, तभी हम ऐसा मान सकते हैं कि इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है और पॉजिटिव प्लेट से निकलकर नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रही होगी। ऐसा एजम्पशन हम तभी मान सकते हैं जब प्लेट इनफाइनाइट साइज की है। लेकिन प्रैक्टिकली कोई भी प्लेट इनफाइनाइट साइज की नहीं होती है, और इनफाइनाइट साइज की अगर प्लेट नहीं होती है, फाइनाइट होती है, तो हम कैसे इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालेंगे डाइलेक्ट्रिक में। अब अगर आप इसके बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं, हो सकता है कि डाइलेक्ट्रिक का इतना ही पार्ट कैपेसिटर की प्लेट के बीच में आया हो, ये कोई डाइलेक्ट्रिक हो गई, और डाइलेक्ट्रिक का अगर इतना पार्ट कैपेसिटर की प्लेट के बीच में आया है, तो अभी अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे कैपेसिटर की प्लस क्यू वाली प्लेट होती है, ये एक माइनस क्यू होती है, और डाइलेक्ट्रिक जो हमने इसके बीच में इंसर्ट करी होती है, इस पे हमको पता है कि इस वाली सरफेस में डाइलेक्ट्रिक के माइनस क्यूपी का चार्ज आ जाता है, और इस वाली सरफेस में डाइलेक्ट्रिक में प्लस क्यूपी का चार्ज आ जाता है, जिसको हम लोग पोलराइज चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो अगर प्लेट्स इनफाइनाइट साइज की होती तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती वो यूनिफॉर्म होती, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आती वो नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता। तो जितने भी नेगेटिव चार्ज इस डाइलेक्ट्रिक की सरफेस में आए हैं, सब में फोर्स ऊपर लग रहा होता, और जितने भी पॉजिटिव चार्ज आए हैं उनमें फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लगता, और ये फोर्स इस तरफ लग रहा होता। तो ऐसा होने पर, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो जितना नेगेटिव चार्ज पे फोर्स ऊपर लगता उतना पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स नीचे लगता, और हम कह सकते थे कि जो नेट फोर्स डाइलेक्ट्रिक पे लगता वो जीरो लगता। ठीक है, ऐसा तब हम जब कैपेसिटर की प्लेट्स को इनफाइनाइट मानते हैं, और इनफाइनाइट मानने पर डाइलेक्ट्रिक पे फोर्स जीरो लगता है। लेकिन प्रैक्टिकली कोई भी प्लेट कैपेसिटर की इनफाइनाइट साइज की नहीं होती है, फाइनाइट साइज की होती है। और अगर कैपेसिटर की प्लेट फाइनाइट साइज की हो जाएगी तब क्या चेंजेस आते हैं, इस बात को समझते हैं। मैं अगर डायग्राम को यहीं बना देता हूं उसके नीचे, और आगे हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सीखेंगे। तो ये एक फाइनाइट प्लेट है, और नीचे भी कैपेसिटर की एक फाइनाइट प्लेट। ठीक है, ये इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है। और अगर इस कैपेसिटर की प्लेट पे पॉजिटिव क्यू का चार्ज है, और इस कैपेसिटर की प्लेट में नेगेटिव क्यू का चार्ज है, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वैसी नहीं होगी जैसी हम इनफाइनाइट साइज को प्लेट के लिए मानते हैं। अगर प्लेट इनफाइनाइट साइज की होती है तभी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। अगर प्लेट फाइनाइट साइज की होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगी, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इस तरीके से आएगी, पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव की तरफ। ठीक है, तो फाइनाइट साइज की प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होता है। अब अगर इसके बीच में हमने कोई डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया है, मान लेते हैं कि ये एक डाइलेक्ट्रिक है जो कि इसके बीच में हमने इंसर्ट किया है। डाइलेक्ट्रिक का कुछ हिस्सा अंदर हो सकता है, डाइलेक्ट्रिक का कुछ हिस्सा बाहर हो सकता है। ये डाइलेक्ट्रिक हो गया जो कि हमने इनके बीच में इंसर्ट किया हुआ है। अब इस डाइलेक्ट्रिक की सरफेस में हमको पता है कि इधर वाली सरफेस में माइनस क्यूपी के चार्जेस आ जाते हैं, तो इसको माइनस क्यूपी मैंने लिख दिया।
और इधर वाली जो प्लेट्स हैं इसमें प्लस क्यूपी के चार्ज आ जाएंगे, जिसको हमने प्लस क्यूपी लिख दिया। जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनमें फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज डाइलेक्ट्रिक में आए हैं उनमें फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, मतलब ये फोर्स इधर लगेगा। और जितने भी नेगेटिव चार्ज आए हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है तो नेगेटिव चार्ज में फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स लग रहा है वो इस वाले नेगेटिव चार्ज में इधर लग रहा है, इस वाले पॉजिटिव चार्ज में इधर लग रहा है। और अगर हम इन दोनों फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे तो जुड़ जाएंगे, और जो वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे, जैसे इधर एक वर्टिकल कंपोनेंट लोगे, इधर एक वर्टिकल कंपोनेंट लोगे, तो वर्टिकल वर्टिकल कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों के जुड़ जाएंगे। उसी तरीके से जितने भी नेगेटिव चार्ज यहां पर हैं उन सब के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और जितने भी पॉजिटिव चार्ज यहां पर हैं उन सब के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, और जो नेट फोर्स इस डाइलेक्ट्रिक पे लग रहा होगा वो नेट फोर्स डाइलेक्ट्रिक पे कहीं इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो अगर प्लेट फाइनाइट साइज की होगी तब डाइलेक्ट्रिक के ऊपर ये कैपेसिटर की प्लेट अट्रैक्ट कर रही होंगी डाइलेक्ट्रिक को, और डाइलेक्ट्रिक पे नेट फोर्स इनवर्ट डायरेक्शन में लग रहा होगा। अब ये फोर्स कितना लग रहा है हम इसी को निकालने में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, अब ये फोर्स निकालने के लिए अगर हम फिर से एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें कैपेसिटर की ये ऊपर वाली प्लेट है, और 3 डायमेंशनल डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ये कैपेसिटर की ऊपर वाली प्लेट है, ठीक है। उसी तरीके से कैपेसिटर की एक नीचे वाली प्लेट होगी, और इनके बीच में अगर हमने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया है तो डाइलेक्ट्रिक का कुछ हिस्सा इनके बीच में है, बाकी हिस्सा बाहर है। तो ये डाइलेक्ट्रिक हो गया जो कि इनके बीच में कुछ हिस्सा जा रहा है, और बाकी हिस्सा डाइलेक्ट्रिक का प्लेट के बाहर चला गया। अब ये डाइलेक्ट्रिक के ऊपर कितना फोर्स लगाया है इन दोनों प्लेट्स में, हम इसी फोर्स को निकालना चाहते हैं। तो ये डाइलेक्ट्रिक हो गई। ठीक है, एक प्लेट कैपेसिटर की जैसे ऊपर है वैसे ही कैपेसिटर की एक प्लेट नीचे भी होगी। तो ये नीचे वाली प्लेट हो गई कैपेसिटर की, और ये दोनों प्लेट मिलकर डाइलेक्ट्रिक पे कितना फोर्स लगा रहे हैं हमें ये पता करना। ठीक है, ये दोनों प्लेट जो कैपेसिटर की हैं इनको आपस में किसी एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट किया गया है। तो ये वो एक्सटर्नल बैटरी हो गई जिससे ये दोनों प्लेट्स कनेक्टेड है। बैटरी का पोटेंशियल मान लेते हैं कि V के बराबर। ठीक है, जहां तक प्लेट के लेंथ की बात है तो मान लेते हैं कि ये वाली जो लेंथ है इस लेंथ को मैंने A कहा है, और ये जो इसकी विड्थ है इस विड्थ को मैंने B कहा है। ठीक है, पूरी विड्थ B है। इस समय डाइलेक्ट्रिक का कुछ हिस्सा इसके अंदर है, तो डाइलेक्ट्रिक का जितना हिस्सा इसके अंदर है वो लेंथ हम मान रहे हैं x के बराबर है, और ये डाइलेक्ट्रिक भी टोटल B की ही लेंथ की है। तो जो लेंथ डाइलेक्ट्रिक का बाहर होगा वो B माइनस एक्स का होगा। मतलब अगर प्लेट की लेंथ B की है तो डाइलेक्ट्रिक भी टोटल B की ही लेंथ का था, उसमें से x वाला पार्ट इसके अंदर है और B माइनस एक्स वाला पार्ट इसके बाहर है। ठीक है, अब ये जो डाइलेक्ट्रिक हम देख रहे हैं इस डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर की प्लेट ने कितने फोर्स से अट्रैक्ट किया हम ये निकालना चाहते हैं। और इस फोर्स को निकालने के लिए पहले इस बात को समझें आप कि अगर हम इसका जो 2 डायमेंशनल डायग्राम था उस डायग्राम को समझते हैं, या मैं इसका 2 डायमेंशनल डायग्राम नीचे बना देता हूं। ये कैपेसिटर की प्लेट हो गई, ये नीचे कैपेसिटर की एक प्लेट हो गई, और इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक का कुछ हिस्सा अंदर है, कुछ हिस्सा बाहर है। जितना हिस्सा डाइलेक्ट्रिक का अंदर है वो x की लेंथ का है, इतना हिस्सा अंदर है x का है, और जितना हिस्सा बाहर है वो b माइनस एक्स का है। इस तरीके से इतना पार्ट डाइलेक्ट्रिक का इन कैपेसिटर की प्लेट के बीच में है। हम लोगों ने सीखा है कि कैपेसिटेंस निकालना अगर डाइलेक्ट्रिक बीच में आती है तो जो हिस्सा बाहर है उससे कोई लेना देना नहीं है, एक हिस्सा इतना है एक हिस्सा इतना है। और क्योंकि ये टोटल लेंथ b की थी उसमें से ये x आ गया है,
तो इधर वाली जो लेंथ है ये b माइनस एक्स की है, और हम ये कह सकते हैं कि ये सिस्टम दो कैपेसिटर को बताता है, क्योंकि हमें कैपेसिटेंस निकालना है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो हम कह सकते हैं सिस्टम दो कैपेसिटर को बताता है, एक वैक्यूम वाला कैपेसिटर, एक डाइलेक्ट्रिक वाला कैपेसिटर, और ये दोनों आपस में पैरेलल में जुड़े हैं। पैरेलल में इसलिए क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें मिलता है वही पोटेंशियल डिफरेंस पे मिलता है। तो ये सिस्टम एक्चुअली दो कैपेसिटर से मिलता है, एक कैपेसिटर जो कि बिना डाइलेक्ट्रिक का है और एक कैपेसिटर जो कि डाइलेक्ट्रिक का है, और ये दोनों आपस में पैरेलल में जुड़े होंगे। इन दोनों के कैपेसिटेंस अगर हम C1 और C2 मानते हैं तो C1 C2 की वैल्यूज भी लिख सकते हैं। C1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो हम जब लिखेंगे C1 की वैल्यू तो लिख सकते हैं C1 इज इक्वल टू, C1 ये वाला है, C1 का फॉर्मूला होगा एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया। अब एरिया कितना है, एरिया आप देख सकते हैं ये लेंथ है A की और ये लेंथ है B माइनस एक्स की, तो ये A इंटू बी माइनस एक्स इसका एरिया हो गया A इंटू बी माइनस एक्स, और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स जो है अगर वो D के बराबर है तो डिवाइडेड बाय D, ये उस पार्ट का कैपेसिटेंस हो गया जिसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं है। और जो पार्ट डाइलेक्ट्रिक वाला है उसका कैपेसिटेंस अगर लिखना होगा तो K एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो K एप्सिलॉन नॉट एरिया। अब एरिया कितना है, एरिया में ये A है और ये X है, तो ये एरिया जो आएगा ये A इंटू एक्स आएगा, तो A इंटू एक्स डिवाइडेड बाई सेपरेशन, यहाँ पर भी D था यहाँ पर भी D है, तो सेपरेशन को हमने D के बराबर लिख दिया। ठीक है, तो ये दो पार्ट के कैपेसिटेंस हो गए, एक बिना डाइलेक्ट्रिक का और एक डाइलेक्ट्रिक का, और ये दोनों अगर आपस से पैरेलल में जुड़े हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा ये इन दोनों को जोड़ के आएगा, तो C की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट A B माइनस एक्स बाई D प्लस K एप्सिलॉन नॉट A X बाई D। अगर हम इसमें से कॉमन ले लें एप्सिलॉन नॉट A बाई D तो ब्रैकेट में बच जाएगा B माइनस एक्स प्लस के एक्स। ठीक है, तो C की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, यहाँ पे बचेगा B और यहाँ पे सॉरी x होगा, तो B प्लस एक्स इंटू के माइनस वन। ये इस सिस्टम का कैपेसिटेंस है जिस समय x की लेंथ डाइलेक्ट्रिक की अंदर है और बाकी हिस्सा डाइलेक्ट्रिक का बाहर है। ठीक है, अब जैसे जैसे ये डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर जाता जाएगा x बदलता जाएगा, और x के बदलने से ये कैपेसिटेंस जो आया है नेट कैपेसिटेंस ये भी बदलता जाएगा। तो अगर हम इसको और थोड़ा सा अंदर की तरफ ले जाते तो x में कुछ इंक्रीज आ जाता dx का, तो c में भी कुछ इंक्रीज आ जाता, और अगर हम इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं तो लिख सकते हैं dc इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ब्रैकेट में b का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ये k माइनस वन वैसे ही रहेगा और ये हो जाएगा dx, तो dc इज इक्वल टू इसके बराबर। ठीक है, ये हमें आगे जाके यूज करना पड़ेगा। अब हम यूज करेंगे एनर्जी थ्योरम का, और हमें जैसे पता है कि ये कैपेसिटर की प्लेट इस डाइलेक्ट्रिक को किसी फोर्स से अट्रैक्ट कर रही हैं, ये फोर्स मान लो अट्रैक्शन का F है, और अगर ये डाइलेक्ट्रिक की प्लेट इस कैपेसिटर की डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर की प्लेट्स के द्वारा जिस फोर्स से अट्रैक्ट किया जा रहा है अगर वो फोर्स F का है, तो ये डाइलेक्ट्रिक एक्सेलरेट कर देना चाहिए, क्योंकि फोर्स लग रहा है तो अट्रैक्शन होना चाहिए और एक्सेलरेट होना चाहिए। बट हम मान के चल रहे हैं कि कोई एक्सेलरेशन हम इसको नहीं देना चाहेंगे, तो हम इतना ही अमाउंट का एक एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इसको एक्सेलरेट करने से रोकेंगे। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, एक्सटर्नल एजेंट का लगाया हुआ फोर्स को बैलेंस कर लेगा, जिससे कि इसका एक्सेलरेशन नहीं होगा, और फिर ये बहुत ही स्मॉल स्पीड से ऑलमोस्ट जीरो स्पीड से धीरे धीरे इसके अंदर जाता जाएगा, बहुत ही स्मॉल स्पीड से, क्योंकि फोर्स बैलेंस है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो और बहुत धीरे धीरे उसके अंदर जाएगा। और जैसे जैसे इसके अंदर जाएगा ये एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क डन करेगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगा रहा है बाहर और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अंदर, तो जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। तो अगर ये डाइलेक्ट्रिक dx का अमाउंट अंदर चला जाता है तो हमें अगर निकालना है कि वर्क बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क डन किया होगा
वो होगा माइनस ऑफ एफ इंटू डी एक्स, माइनस ऑफ एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स। माइनस इसलिए लगाया गया है क्योंकि फोर्स जो लगा है डाइलेक्ट्रिक पे, एक्सटर्नल एजेंट ने जो लगाया है वो राइट पे लगाया है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक अंदर की तरफ जा रही है धीरे धीरे, तो ये उसका वर्क डन हो गया। और इक्विलिब्रियम में जैसे मैंने बताया कि एक्सटर्नल फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करके रखेंगे क्योंकि हम एक्सेलरेशन नहीं चाहते हैं, तो एक्सटर्नल एजेंट का जो फोर्स होगा ये एफ के ही बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ इंटू डी एक्स। ये हो गया एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन। जैसे जैसे ये डाइलेक्ट्रिक अंदर चलती जाएगी, हमको पता है कि C बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक अंदर जाएगी X बढ़ेगा तो C बढ़ेगा, और C अगर बढ़ेगा तो हम ये कहेंगे कि C के बढ़ने से Q इज इक्वल टू CV होता है। V फिक्स है, बैटरी फिक्स है, लेकिन जैसे जैसे ये अंदर जा रहा है C बढ़ता जा रहा है, और C अगर बढ़ेगा तो Q भी बढ़ेगा क्योंकि Q होता है CV। V फिक्स है, C बढ़ेगा तो Q बढ़ेगा, और अगर Q बढ़ेगा इसका मतलब यहां पे कुछ ना कुछ चार्ज dq का फ्लो करेगा जैसे ये कैपेसिटर थोड़ा सा अंदर आता है, और अगर dq चार्ज अंदर फ्लो करेगा तो बैटरी ने कुछ ना कुछ वर्क डन भी किया होगा। तो अब हम नेक्स्ट ये पता करना चाहते हैं कि अगर वर्क डन बाय बैटरी कितना है। तो वर्क बाय बैटरी निकालने के लिए पहले तो इस बात को हम समझते हैं कि हम ये लिख सकते हैं कि जो Q होता है वो C इंटू वी होता है, तो जो dq होता है वो dc इंटू वी होगा। V फिक्स है, C बदल जाएगा तो Q भी बदल जाएगा, और dq को हम dc इंटू वी लिख सकते हैं, और dq को dc इंटू वी लिख सकते हैं। तो वर्क डन बाय बैटरी का फॉर्मूला क्या होता है, कितना चार्ज फ्लो किया इंटू बैटरी का पोटेंशियल, और अगर dq इज इक्वल टू dcv है तो हम कह सकते हैं कि जो वर्क डन बाय द बैटरी है ये dc इंटू वी स्क्वायर हो गया। कैपेसिटर के अंदर जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक अंदर चलता जाएगा उसकी एनर्जी भी चेंज होती जाएगी, और हम अगर अब ये पता करना चाहते हैं कि कैपेसिटर की एनर्जी में कितना इंक्रीज आया है, इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, ये पता करना चाहते हैं, तो हमें पता है कि एनर्जी की फॉर्मूला होता है कैपेसिटर का हाफ CV स्क्वायर, लेकिन यहां पे V फिक्स है, हम इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा हाफ DC V स्क्वायर। ये कैपेसिटर की एनर्जी में चेंज है, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां पे काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन अगर पोटेंशियल में आया है तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्स को छोड़कर जितने भी फोर्स बचते हैं उन सब का जो वर्क डन होता है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने में यूज होता है। तो यहां पर एक्सटर्नल एजेंट ने कुछ वर्क डन किया है, बैटरी ने जो वर्क डन किया है, इन दोनों का जो वर्क डन होगा ये कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने में यूज होगा। तो ये हम यूज कर सकते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना है, माइनस ऑफ एफ डी एक्स। वर्क डन बाय बैटरी कितना है, हाफ DC V स्क्वायर, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है, सॉरी हाफ DC V स्क्वायर नहीं है, वर्क डन बाय बैटरी है DC V स्क्वायर, तो DC इंटू वी स्क्वायर, और वर्क डन चेंज इन एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर है हाफ DC V स्क्वायर। इसको उधर ले जाएंगे, माइनस ऑफ एफ डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ DC V स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, एफ डी एक्स इज इक्वल टू हाफ DC V स्क्वायर। ये मिल गया। अब ये DC कहां से आएगा, तो DC हम पहले ही निकाल चुके हैं। अगर आप ध्यान दें ये DC है और ये DC को ही उठा के हम उधर रखना चाहेंगे, तो DC की वैल्यू अगर हम उधर रख देते हैं तो हमारे पास अब क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है एफ डी एक्स इज इक्वल टू हाफ DC। DC की वैल्यू हमने लिखी थी एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू K माइनस 1 इंटू डी एक्स, और V स्क्वायर था तो V स्क्वायर हम यहां रख देंगे, dx और dx कैंसिल हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट A K माइनस 1 V स्क्वायर बाई 2t। और ये फाइनल फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है कि कैपेसिटर की प्लेट्स जो होती हैं
वो डाइलेक्ट्रिक को जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती हैं, उस अट्रैक्शन का फॉर्मूला ये होता है। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, आपको पता है। ए उसकी विड्थ है, कैपेसिटर के प्लेट के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक हमने डाली थी, या अगर ये डाइलेक्ट्रिक थी तो डाइलेक्ट्रिक की जो विड्थ होती थी ये ए होती थी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता था। वी वो बैटरी होती थी जो कि हम लगाते थे, और डी क्या होता था? डी कैपेसिटर की प्लेट के बीच का सेपरेशन जो डी के बराबर होता था। तो अगर हमको वो सारी वैल्यूज पता है, वी बैटरी हो गई, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, ए विड्थ हो गई डाइलेक्ट्रिक की या प्लेट की, और डी उनके बीच का सेपरेशन होगा, तो इतने फोर्स से कैपेसिटर की प्लेट डाइलेक्ट्रिक को अट्रैक्ट करती हैं। और ये फोर्स जो है, अगर हम ध्यान दें तो ये फोर्स कांस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कांस्टेंट ही है, पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी का लगाया गया है वो कांस्टेंट है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स भी कांस्टेंट है। इसका मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि डाइलेक्ट्रिक कितना प्लेट के अंदर गया है। डाइलेक्ट्रिक जितना भी प्लेट के अंदर चला जाए, एक्स भले ही बढ़ता जाएगा, लेकिन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्लेट लगाती है डाइलेक्ट्रिक में वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो डाइलेक्ट्रिक अगर 99.99% बाहर है तब भी उतना ही फोर्स लगेगा, और 99.99% अंदर है तब भी वही फोर्स लगेगा। फोर्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। जैसे कि फोर्स कांस्टेंट आया है, और इसमें अगर हम वैल्यूज देखें तो ए जो है वो होती है विड्थ ऑफ प्लेट, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक है। V पोटेंशियल ऑफ बैटरी होता है, और जो D होता है ये सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। एक बात और आप ध्यान रखेंगे, जैसे कि अगर ये कैपेसिटर की प्लेट है तो ये डाइलेक्ट्रिक जब तक इस के बाहर होगी, जैसे ये डाइलेक्ट्रिक है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा ये हमेशा अट्रैक्शन का लगेगा, मतलब कैपेसिटर की प्लेट इसको हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी। वहीं अगर ये डाइलेक्ट्रिक कभी ऐसा हो जाए कि ये पूरी की पूरी इन दोनों प्लेट के बीचों बीच आ जाए, अगर ऐसा हो जाएगा तो ये जो नेट फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि अब कैपेसिटर के प्लेट के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक पूरी आ गई है तो ना तो इधर से कोई हिस्सा बाहर निकला है ना इधर से कोई हिस्सा बाहर निकला है, तो टोटल फोर्स की वैल्यू जीरो होगी। वहीं अगर इन दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक इस तरीके से अगर होती, तो अभी आप ये कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक का हिस्सा इस तरफ बाहर निकला है, तब ये फोर्स अभी भी अट्रैक्शन का ही होगा, और कैपेसिटर की प्लेट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके राइट की तरफ ले जाएंगे। ये फोर्स जो होता है ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि डाइलेक्ट्रिक कितना बाहर है। अगर थोड़ा और पोर्शन बाहर होता और पोर्शन बाहर होता, तब भी जो फोर्स लग रहा होता वो फोर्स हमेशा कांस्टेंट होता। फोर्स की वैल्यू इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि डाइलेक्ट्रिक का कितना हिस्सा बाहर है। हाँ, डाइलेक्ट्रिक पूरी की पूरी अगर अंदर आ जाएगी तब जाके हम कह सकते हैं कि फोर्स यहाँ पे जीरो होगा, ठीक है। अगर इसके ऊपर हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं जिसमें ये समझते हैं कि जो फोर्स हमने निकाला इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे किए जाएं, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से हमको ये दिया है कि ये कैपेसिटर की एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, इन दोनों को बैटरी V से कनेक्ट किया गया है, और ये डाइलेक्ट्रिक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नॉट का हमको मान लो दिया गया है, ठीक है। हमको ये दिया गया है। अच्छा, अब बाकी हमको ये कहा गया है कि यहां पे हमने एक स्प्रिंग लगा दी है, और स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट F है। तो क्वेश्चन ये है कि इफ width of plates is A and separation between plates is D, then find the
extension in spring in equilibrium। तो डाइलेक्ट्रिक की जो प्लेट्स हैं वो कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं वो डाइलेक्ट्रिक को अपनी तरफ जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रही हैं, इस फोर्स के कारण स्प्रिंग में एक्सटेंशन आ जाएगा और स्प्रिंग ने अपना स्प्रिंग फोर्स kx लगाकर इसको बैलेंस कर लिया होगा। तो सिंपल यही है कि हम इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को kx से बैलेंस कर दें तो f को हम kx लिख देंगे और f कितना था, एप्सिलॉन नॉट a v स्क्वायर k माइनस 1 बाई 2d, k की जगह k नॉट होगा क्योंकि डाइलेक्ट्रिक k नॉट के बराबर दिया है, इज इक्वल टू स्प्रिंग का फोर्स k इंटू एक्स, और यही हमको x निकालने को कहा है तो k इधर ले आएंगे तो x हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a v स्क्वायर k नॉट माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2kd। इतना फोर्स लगने से स्प्रिंग में इतना एक्सटेंशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। ये कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं और यहां पे कोई डाइलेक्ट्रिक। लेकिन ये डाइलेक्ट्रिक किसी दूसरे डाइलेक्ट्रिक से जुड़ी हुई है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है और ये किसी दूसरी प्लेट के बीच में चला जाता है। तो ये हो गई प्लेट और ये दूसरी प्लेट हो गई और ये जाकर किसी दूसरी बैटरी V2 से जुड़ी और ये जाकर किसी बैटरी V1 से जुड़ी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इफ बोथ कैपेसिटर्स have same plate width A and same separation between plates D, ठीक है, दोनों के लिए कॉमन है, then find the ratio of V1 and V2 in equilibrium। हमको ये दिया है कि ये इक्विलिब्रियम में है तो V1 और V2 का रेशियो क्या है। तो अगेन आप यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन ये समझिए कि इधर की कैपेसिटर की प्लेट इसको F1 के फोर्स से खींच रही होगी, इधर की कैपेसिटर की प्लेट इसको F2 के फोर्स से खींच रही होगी, और अगर इक्विलिब्रियम में है तो हम ये कह सकते हैं कि F1 और F2 दोनों बराबर हो जाएगा। अब F1 की वैल्यू क्या है, तो F1 की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट इनटू प्लेट की विड्थ सेम है तो एप्सिलॉन नॉट A V1 स्क्वायर K1 माइनस 1 इनटू डिवाइडेड बाई 2D, ये फोर्स का फॉर्मूला था, और इधर के लिए फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A V2 स्क्वायर K2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2D। ये दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर है, बाकी एप्सिलॉन नॉट A कैंसिल, D 2D कैंसिल, और यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो V1 और V2 का रेशियो आएगा ये K2 माइनस 1 अपॉन K1 माइनस 1 का अंडर रूट हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चंस इसके ऊपर बनते हैं। आपको फोर्स का फॉर्मूला अगर याद है तो देखने में क्वेश्चन भले ही डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी आता है क्योंकि सीधे सीधे आपको फोर्स के फॉर्मूला लगाकर फोर्स को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। यहां पर क्या है कि ये कैपेसिटर की एक प्लेट, दूसरी प्लेट, और ये डाइलेक्ट्रिक है। इस कैपेसिटर की जो प्लेट है इसकी विड्थ b की है
और डाइलेक्ट्रिक है इसकी विड्थ भी बी की है। बाकी यहाँ पर हम बैटरी कनेक्ट जैसे करते हैं वैसी की गई होगी, यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है, वी की। और सेपरेशन अगर हमें जरूरत है तो सेपरेशन हमको डी के बराबर दिया होगा। हमको पता है कि डाइलेक्ट्रिक को ये दोनों प्लेट्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी, तो जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक को यहां से छोड़ोगे ये प्लेट अट्रैक्ट करेंगी और ये प्लेट अट्रैक्ट करने से डाइलेक्ट्रिक एक्सेलरेट करके चली जाएगी। एक्सेलरेशन इसलिए आएगा क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट नहीं है जो उसको रोक पाए। हमने डेरिवेशन के समय एक्सटर्नल एजेंट लाए थे और उसको रोक दिया था जिससे बहुत धीरे चल रही थी, तो वो रिजल्ट निकालने के लिए था। लेकिन यहाँ पे कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं है, तो आप इसको जैसे ही छोड़ोगे फोर्स लगेगा, फोर्स लगने के कारण ये डाइलेक्ट्रिक अंदर की तरफ भागेगी। एक समय ऐसा आएगा कि डाइलेक्ट्रिक पूरी इनके बीच में चली जाएगी और उस समय उसके बीच में फोर्स जीरो लगने लगेगा, क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक जब पूरी फिट हो जाती है तो कोई फोर्स नहीं लगता है। लेकिन जब तक डाइलेक्ट्रिक पूरी फिट होगी तब तक ये एक्सेलरेट करके अंदर भागी थी, तो इसके पास कुछ स्पीड आ गई होगी और स्पीड आने के कारण अब ये डाइलेक्ट्रिक यहां रुकेगी नहीं, फोर्स तो जीरो हो जाएगा लेकिन डाइलेक्ट्रिक रुकेगी नहीं और लेफ्ट की तरफ भागेगी। जैसे ही ये डाइलेक्ट्रिक लेफ्ट की तरफ निकलने लगेगी कैपेसिटर फिर से उसको अट्रैक्ट करने लगेगा और डाइलेक्ट्रिक जाएगा और डाइलेक्ट्रिक रुक जाएगा कहीं ना कहीं। फिर वही फोर्स को वापस खींच के लाएगा तो डाइलेक्ट्रिक वापस आएगी और इस तरीके से ऑसिलेशन होने लगेगा। हमें उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि इफ सेपरेशन बिटवीन plates is D and width of plates is A, then find the time period of oscillation of dielectric। ठीक है, तो हमें उस डाइलेक्ट्रिक का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फाइंड आउट करना है इस केस में जब उसको एक जगह से छोड़ेंगे और डाइलेक्ट्रिक ऑसिलेट करने लगेगी। तो इसके लिए हम एक दूसरा डायग्राम बना के समझना चाहेंगे कि हो क्या रहा है एक्चुअली। तो अगर ये कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं और इनके बीच में हमने जब डाइलेक्ट्रिक को रिलीज किया था तो डाइलेक्ट्रिक का जब पूरा हिस्सा बाहर था तो उस केस में डाइलेक्ट्रिक पे फोर्स लेफ्ट में लग रहा था। ठीक है, और जब फोर्स लेफ्ट में लग रहा था तो डाइलेक्ट्रिक लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेट करके आ रही थी। अब हम जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक लेफ्ट की तरफ आती जाएगी इस डाइलेक्ट्रिक का जो हिस्सा इन प्लेट्स के बीच में है वो बढ़ता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि ये डाइलेक्ट्रिक पूरी की पूरी प्लेट्स के बीच में आ जाएगी। ये फर्स्ट केस, ये सेकंड। जैसे ही डाइलेक्ट्रिक पूरी की पूरी प्लेट के बीच में आएगी फोर्स जीरो हो जाएगा, लेकिन अभी तक डाइलेक्ट्रिक क्योंकि एक्सेलरेट करके आई थी इसके पास स्पीड होगी, तो वही स्पीड से के कारण अब ये डाइलेक्ट्रिक लेफ्ट की तरफ जाना चाहेगी और डाइलेक्ट्रिक जैसे जैसे लेफ्ट की तरफ जाना चाहेगी ये डाइलेक्ट्रिक बाहर निकलती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि ये डाइलेक्ट्रिक बाहर निकल जाएगी और जैसी डाइलेक्ट्रिक बाहर निकलेगी यही फोर्स अब इस पे पीछे की तरफ लग रहा होगा, तो ये फोर्स इस पे इस तरफ लगता जाएगा, डाइलेक्ट्रिक बाहर निकलती जाएगी और जैसे कि हम इसको रेस्ट से छोड़े थे फाइनली ये डाइलेक्ट्रिक फिर से आके रुक जाएगी, लेकिन फोर्स लगना बंद नहीं होगा, फोर्स उसको अभी भी अट्रैक्ट करेगा, तो डाइलेक्ट्रिक अब इन दोनों प्लेट्स के बीच में वापस आएगी। और जब डाइलेक्ट्रिक इन दोनों प्लेट्स के बीच में वापस आएगी तो एक समय ऐसा आएगा कि यही डाइलेक्ट्रिक यहाँ तक पहुँच जाएगी और ये फोर्स लगने के कारण डाइलेक्ट्रिक स्पीड इधर आ जाएगी। जैसे ही डाइलेक्ट्रिक पूरी की पूरी कैपेसिटर की प्लेट के बीच में आ गई फोर्स तो लगना बंद हो जाएगा, लेकिन ये स्पीड के कारण डाइलेक्ट्रिक और आगे जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि डाइलेक्ट्रिक जब आगे जाती जाएगी तो फिर से ये डाइलेक्ट्रिक पूरी बाहर निकल जाएगी और जैसे ही डाइलेक्ट्रिक पूरी बाहर निकलेगी ये फोर्स जो जैसे डाइलेक्ट्रिक बाहर निकलेगी फोर्स लेफ्ट की तरफ लगता रहेगा और उसकी स्पीड फिर से जीरो हो जाएगी। तो एक्चुअली अब जहां से छोड़े थे इसको वहीं वापस पहुंच जाएगा। हमने इसको रेस्ट से छोड़ा था, डाइलेक्ट्रिक अंदर गई,
बाहर आई, फिर अंदर हुई, फिर पूरी बाहर आई। पहला और आखिरी डायग्राम सेम है और हमें यही चीजें बार बार रिपीट होती रहेंगी। तो इसका टाइम पीरियड निकालना है कि इसको यहां से यहां जाने में कितना समय लगा, क्योंकि ये फोर्स कांस्टेंट फोर्स है। और अगर हम फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन कहते हैं तो जो एक्सेलरेशन आएगा ये भी कांस्टेंट आएगा। इसका मतलब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से प्लेट लेफ्ट राइट में जा रही होगी। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। जब प्लेट इधर है तो एक्सेलरेशन इधर है, जिधर फोर्स है उसी तरफ एक्सेलरेशन है। तो अभी एक्सेलरेशन इधर है, फिर एक्सेलरेशन इधर है। ये कुछ वैसे ही है जैसे मान लीजिए आप किसी बॉल को ग्राउंड के ऊपर से छोड़ देते हैं तो बॉल नीचे जाती है, फिर ऊपर आती है, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर आती है। तो ये एक ऑसिलेटरी मोशन है जिससे बॉल जहां से ड्रॉप करी गई कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। इलास्टिक कोलिजन अगर है तो बॉल को छोड़ोगे, ग्राउंड से जाके वापस आएगी, फिर ग्राउंड जाके वापस आएगी। तो हमें यही टाइम पीरियड इसके लिए भी निकालना है कि डाइलेक्ट्रिक को छोड़ा, ये अंदर जाके यहां से बाहर आ गई, फिर जाके फिर बाहर आ गई, इसका टाइम निकालना है। तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि अगर आप बॉल को ड्रॉप कर रहे हो तो जितना समय ये ग्राउंड में जाने में लगाता है उतना ही समय आने में लगाता है। तो आपको ये समझना है कि जितने समय में डाइलेक्ट्रिक यहां से यहां पहुंच गई है उतने ही समय में वापस यहां से यहां आ जाएगी। जितने समय में यहां से यहां उतने ही समय में यहां से यहां या यहां से यहां, एक ही बात है, वो दोनों समय सेम होगा। तो हमें यहां से यहां आने का समय निकालना है। तो वो समय निकालने के लिए जैसा हमको कहा गया था कि डाइलेक्ट्रिक की विड्थ बी है और इसकी विड्थ भी बी है, तो आप ये कह सकते हो कि अगर हम इसको अगेन 4 पार्ट में तोड़ें तो हम यहां से अंदर जाने का समय एक निकालेंगे, फिर अंदर से बाहर आने का समय निकालेंगे, फिर बाहर से अंदर जाने का समय और फिर अंदर से बाहर आने का समय। मतलब बेसिकली अगर आप यहां से अंदर जाने का समय निकाल लेते हैं तो जितने समय में डाइलेक्ट्रिक बाहर से पूरी अंदर आई है उतने ही समय में अंदर से पूरी बाहर चली जाएगी, क्योंकि फोर्स हर केस में जो लग रहा है वो सेम लग रहा है। तो हमें बाहर से अंदर जाने का समय निकालना है और बाहर से अंदर जाने का समय अगर निकालना है तो आप डाइलेक्ट्रिक के इस पॉइंट को कंसीडर करिए। ये पॉइंट जो यहां था, क्या ये पॉइंट यहां पहुंच गया? मतलब इस पॉइंट ने कितनी दूरी तय करी है? इस पॉइंट ने यहां से यहां पहुंचने में बी की दूरी तय की है और बी की दूरी अगर तय करी है तो हम ये लिख सकते हैं S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जो दूरी तय की है यहां से यहां जाने में बी की करी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 की थी, एक्सेलरेशन a है जो हमें पता है और टाइम t है, तो जो टाइम लगा है वो लगा है √2b बाई। और ये जो टाइम यहां से यहां तक लगा है उतना ही टाइम यहां से यहां तक लगेगा, फिर उतना ही टाइम यहां से यहां तक लगेगा और फिर उतना ही टाइम यहां से यहां तक लगेगा। मतलब अगर हमसे बोला जाए कि टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो आपने एक बार बाहर से अंदर आने का समय निकाल लिया तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आ जाएगा, क्योंकि मोशन 4 पार्ट से बना है। कौन से 4 पार्ट? बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, अंदर, अंदर से फिर बाहर। ठीक है, अब ये टाइम कितना आया था? ये टाइम आया था √2b बाई ए के बराबर, जहां पे ए उसका एक्सेलरेशन है। ये याद रखना, इस एक्सेलरेशन को मैं ए नॉट लिख देता हूं। ए नॉट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ए ऑलरेडी यूज हो चुका था। कहां पे यूज हो चुका था? ए इस प्लेट की विड्थ के लिए यूज हो गया था। तो ए जो हम F इज इक्वल टू एम ए लिख रहे हैं, मैं इसको ए नॉट लिख दे रहा हूं जिससे हमें पता चले कि एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट है। अब ये एक्सेलरेशन है कितना? ये एक्सेलरेशन है फोर्स बाय मास, और डाइलेक्ट्रिक का मास m हमको दिया हुआ होगा और फोर्स हमको पता है एप्सिलॉन नॉट a प्लेट की विड्थ v स्क्वायर k-1 अपॉन 2d और m, ये उसका एक्सेलरेशन हो गया। अब इस एक्सेलरेशन को अगर हम यहाँ पुट कर दें तो टाइम पीरियड हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ √2b बाई a नॉट। a नॉट की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट a v स्क्वायर k-1 अपॉन 2dm। ये 2 मिलके 4 और उसका जो रूट होगा ये बाहर कर देंगे तो ये हो जाएगा 8, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है इस कैपेसिटर की प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक का, और हमने टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन सिंपल एक्सेलरेशन निकालना है। फोर्स हमको पता है, फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स से एक्सेलरेशन निकालना है। उस एक्सेलरेशन से कितना समय बाहर से अंदर आने में लगा, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से वो टाइम निकाल लोगे, और ये टाइम 4 बार रिपीट हो रहा है तो फोर्स से मल्टीप्लाई करके हम इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकाल सकते हैं।
ठीक है।